नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लक्ष्य विद अतुल और आज हम मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत यूरोपियों के आगमन के टॉपिक को और आगे बढ़ाएंगे और आज हम डेन और फ्रेंच को कंप्लीट करेंगे। अपने पिछले वीडियोस में हमने इतने सारे टॉपिक्स को कंप्लीट किया है। आज के दिन क्योंकि डेन छोटा सा टॉपिक है तो डेन और फ्रेंच को एक साथ कंप्लीट करेंगे और फ्रेंच के अंतर्गत ही आंग्ल फ्रांसीसी जो संघर्ष है इसको हम अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे। इसके बाद ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डेन को कंप्लीट करते हैं। डेन कौन थे? डेनमार्क के निवासियों को डेन कहा जाता था। डेनमार्क यूरोप के मानचित्र में आइए देखते हैं कहाँ पर है। यहाँ पर आपको जर्मनी दिखाई दे रहा है और जर्मनी के ऊपर ये ग्रीन कलर का आपको डेनमार्क दिखाई दे रहा है। तो ये डेनमार्क है। डेनमार्क के निवासियों को ही डेन कहा जाता था। 1620 ईस्वी में तंजौर जिले के ट्रांकेबर में इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की और बंगाल के सीरमपुर में इन्होंने अपनी दूसरी फैक्ट्री स्थापित की। लेकिन कंपटीशन बहुत ज्यादा होने की वजह से और व्यापार करने के लिए इन्होंने अपने संबंध चीन से स्थापित करने के कारण आगे चल करके भारत से हटने का निर्णय लिया और चीन से व्यापार अपना जो है जारी रखा। इस तरह से इनके बारे में कुछ खास ज्यादा आपको पढ़ने को नहीं मिलता है। यहीं से ये कंप्लीट होता है टॉपिक। इसके बाद डेन के बाद अगले जो यूरोपीय हैं हमारे देश में आते हैं, फ्रांसीसी हैं। फ्रांसीसियों में आइए फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं। 1664 ईस्वी, डेट इंपॉर्टेंट है। फ्रांस के सम्राट थे, उस समय राजा थे लुई 14वें। उनकी तस्वीर आप देख रहे हैं यहाँ पर। लुई 14वें के समय उनके जो मंत्री थे कोलबर्ट, बहुत ही अच्छा मंत्री था। बहुत ही अच्छे अच्छे उसने निर्णय लिए थे अपनी सरकार के लिए। कोलबर्ट ने प्रयास किया, देखा कि बाकी लोग यूरोप के लोग जा रहे हैं भारत से व्यापार करने के लिए, दक्षिण पूर्व एशिया से व्यापार करने के लिए। तो इसने भी प्रयास किया, अपने राजा को प्रोत्साहित किया और कंपनी डेस इंडेस ओरिएंटल्स, इस नाम की कंपनी, ये फ्रेंच नाम है, स्थापित की। इसी को हम जनरली फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी कहते हैं। गठन किया गया 1664 ईस्वी में। किसके प्रयासों से? कोलबर्ट के प्रयासों से। राजा कौन था? लुई 14वां उस समय राजा था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यानी जो अंग्रेजों की कंपनी थी उसकी तरह फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी एक संयुक्त निजी पूंजी कंपनी नहीं थी, यानी प्राइवेट कंपनी नहीं थी ये, बल्कि एक पूर्णतः सरकारी उपक्रम था। ये आपको ध्यान रखना है, ये सरकारी कंपनी थी। इसका निर्माण फ्रेंच गवर्नमेंट ने किया था और खुद ही पैसा लगाया था। ये कंपनी प्राइवेट कंपनी नहीं थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह, ये एक सरकारी कंपनी थी, ध्यान रखना है। कंपनी का गवर्नर डायरेक्टर जनरल कहलाता था, जिसको कौन अपॉइंट करेगा? सीधी सी बात है, फ्रेंच गवर्नमेंट या फ्रेंच सरकार उसको अपॉइंट करेगी। फ्रांसीसी बस्तियों और कोठियों की स्थापना के बारे में चलिए देख लेते हैं, किस तरह से उन्होंने बस्तियों का विस्तार किया। तो 1667 ईस्वी में फ्रांस से एक दल फ्रैंको कैरो के नेतृत्व में भारत आता है। आपने अभी देखा 64 में कंपनी का गठन किया जाता है, 67 में वहां से दल आता है जिसका नेतृत्व किसने किया था? फ्रैंको कैरो ने। और 1668 ईस्वी में उन्होंने सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की। देख रहे हैं आप मानचित्र में, ये सूरत है, यहाँ पर उन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की। 1669 में अगले साल मैरकारा नामक व्यक्ति के नेतृत्व में मसूलीपट्टनम में अपनी दूसरी फैक्ट्री स्थापित करते हैं। मसूलीपट्टनम ये आपका दिया हुआ आंध्र प्रदेश में। सूरत कहाँ पर है? गुजरात में है। और मसूलीपट्टनम कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। आपको ये ध्यान रखना है, जस्ट अपोजिट कर देना। अंग्रेज जो लोग थे उन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पर खोली थी? उन्होंने पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में खोली थी और दूसरी फैक्ट्री कहाँ पर खोली थी? सूरत में खोली थी। उसका जस्ट अपोजिट कर देंगे तो आपको ध्यान रहेगा कि जो फ्रांसीसी हैं उन्होंने पहली फैक्ट्री सूरत में जबकि दूसरी फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में खोली है। तो जस्ट अपोजिट है फ्रांसीसी और अंग्रेज का जो फैक्ट्री खोलने का क्रम है। तीसरे नंबर की जो फैक्ट्री है उसकी कहानी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। हम बात करने वाले हैं पांडिचेरी के बारे में। पांडिचेरी फ्रांसीसियों का महत्वपूर्ण गढ़ बनेगा आगे चल करके। तो पांडिचेरी की स्थापना कैसे होती है? 1673 ईस्वी में कंपनी के निदेशक थे फ्रैंको मार्टिन। फ्रैंको मार्टिन एक व्यक्ति से सहायता लेता है, उसका नाम है वेलांग द लेस्पिने। उसकी मदद से वेलिकोंडापुरम के सूबेदार थे शेर खान लोधी, उनसे एक छोटा सा गांव प्राप्त करता है। प्राप्त करने के बाद वहां पर फ्रांसीसी बस्ती बनाई जिसे पांडिचेरी के नाम से जाना जाता है। पांडिचेरी को आइए मानचित्र में ढूंढते हैं। पांडिचेरी ये आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है।
पांडिचेरी। यहाँ पर देख रहे हैं फ्रेंच सेटलमेंट्स दिया हुआ है और ये भी फ्रेंच सेटलमेंट है। 1674 यहाँ पर लिखा गया है। तो पांडिचेरी में स्थापित की इन्होंने अपनी फैक्ट्री। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा पांडिचेरी का वास्तुकार किसे कहा जाता है या पांडिचेरी नगर को बसाने का श्रेय किसको जाता है, तो आपको फ्रैंको मार्टिन का नाम बताना है। वनडे परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है। यहीं पर उन्होंने फोर्ट लुई एक किला बनवाया जिसका नाम रखा फोर्ट लुई, और इसी वजह से फ्रैंको मार्टिन को भारत में फ्रांसीसी बस्तियों का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, क्योंकि इनका सबसे महत्वपूर्ण अड्डा पांडिचेरी था। तो फ्रैंको मार्टिन को फ्रांसीसी जो बस्तियां हैं उनका वास्तविक संस्थापक भी कहा जाएगा, पांडिचेरी नगर का वास्तुकार भी इसको कहा जाएगा फ्रैंको मार्टिन को। हालांकि आगे चल करके 1693 ईस्वी में डचों ने युद्ध के माध्यम से इनसे पांडिचेरी को छीन लिया, लेकिन आगे चल करके 1697 ईस्वी में रिजविक की संधि होती है यूरोप में, और इस संधि के तहत वापस उनको फिर से पांडिचेरी मिल जाता है। चौथे नंबर पर बंगाल के सूबेदार शाइस्ता खां से बंगाल में कुछ भूमि प्राप्त करते हैं, और बंगाल में 1690 से 92 ईस्वी में इन्होंने चंद्रनगर नामक की कोठी की स्थापना की। तो चंद्रनगर भी किसका सेटलमेंट था? फ्रांसीसियों का सेटलमेंट था। आइए चंद्रनगर को मानचित्र में देख लेते हैं हम। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये चंद्रनगर 1675 ईस्वी में दिखाया गया है। ये भी क्या है? एक फ्रेंच सेटलमेंट। चंद्रनगर भी क्या है? एक प्रकार फ्रेंच सेटलमेंट। जितने भी फ्रांसीसी बस्तियां हैं वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वहां से प्रश्न पूछे जाते हैं, आपको तैयार कर लेना है। हमने अभी तक आपको 4 बस्तियां बताई हैं। 5वें और 6वें नंबर पर माही और करिकाल। माही और करिकाल, माही मालाबार तट, मालाबार तट कहाँ पर है? केरल में है वहां पर, और तमिलनाडु में करिकाल है, वहां पर उन्होंने अपनी कोठी बनाई। आइए इसको भी मानचित्र में देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं माही, ये आपको माही दिखाई दे रहा है। माही मालाबार तट है ये पूरा आपका, और करिकाल, ये करिकाल आपको दिखाई दे रहा है, ये भी एक फ्रेंच सेटलमेंट है। तो आपको एक बार ध्यान रखना है, सूरत पहले नंबर पर, सूरत हो गया, मसूलीपट्टनम हो गया, इसके बाद ये हो गया, माही हो गया, करिकाल हो गया, और इधर आपका चंद्रनगर हो गया। ये सारी बस्तियां बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको रट लेना है मानचित्र में, आपको टिक कर लेना है, बार बार याद कर लेना। इस तरह से इन्होंने इतनी सारी फैक्ट्रियों को बनाया। लेकिन जब देश आजाद होता है उस समय की कहानी क्या होती है, आइए पढ़ लेते हैं। पांडिचेरी, कराईकल, यनम, माहे, ये भारत की स्वतंत्रता के पश्चात भी फ्रांसीसी उपनिवेश रहे। जब देश हमारा आजाद हो जाता है उसके बाद भी फ्रांसीसी यहाँ पर बने रहे, वो यहाँ से नहीं गए, और इन पर उन्होंने कब्जा कर रखा था। किंतु फ्रांसीसी सरकार ने नवंबर 1954 को इन्हें भारत को हस्तांतरित कर दिया, यानी भारत को दे करके चले गए वापस। तो बाद में इन्हीं को यूनियन टेरिटरी बना दिया जाता है और पांडिचेरी के अंतर्गत इनको रख दिया जाता है। माहे, यनम, करिकाल और पांडिचेरी, इन 4 जिलों को मिला करके पांडिचेरी नाम की यूनियन टेरिटरी बनती है। तो ये कौन कौन से स्टेट में है आपको ये याद रखना होगा। आइए एक बार मानचित्र बना करके हम आपको समझा देते हैं। पांडिचेरी आप देखेंगे यहाँ पर आई है, स्टेट कौन सा हो गया? तमिलनाडु। पांडिचेरी के बाद यहाँ पर आपको केरल में मिल जाएगा माहे, यहाँ पर आपको मिल जाएगा आंध्र प्रदेश के पास यनम, आपको मिल जाएगा यहाँ पर, इसको यनम कहते हैं। इसके बाद बचा आपका करिकाल, तो पांडिचेरी के ही नीचे आपको यहाँ पर करिकाल मिल जाएगा। तो करिकाल हो गया, ये आपका यहाँ पर आपका पुदुचेरी या पांडिचेरी हो गया। इस तरह से 4 जिले हैं, अलग अलग 4 लोकेशन हैं, यनम, माहे, पांडिचेरी, करिकाल, जिसमें से माहे आपकी कहाँ पर है? केरल में है। ये दोनों आपके कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। और यनम आपका कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है। ये आपको रटा होना चाहिए, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये यूनियन टेरिटरीज को घोषित कर दिया गया है बाद में, और इस तरह से ये भारत के राज्य बन जाते हैं। इसके बाद 2 फैक्ट हैं। फ्रांसीसी गवर्नर था डुप्ले। इसके समय में फ्रांसीसी शक्ति अपने चरम पर थी। इसकी स्टोरी को हम समझेंगे जब फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच संघर्ष है, कर्नाटक युद्धों को पढ़ेंगे अगले वीडियो में, तब हम समझेंगे, आप भी समझेंगे कि इन्होंने किस तरह से शक्तिशाली बनाया था फ्रांसीसियों को। तो ये आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि फ्रांसीसी शक्ति अपने चरम पर किस गवर्नर के समय में थी? डुप्ले आपको नाम बताना, उसकी तस्वीर आप देख सकते हैं। फिजियोक्रेट कौन होते थे?
तो मुक्त व्यापार करने के पक्षधर फ्रांसीसी व्यापारियों को फिजियोक्रेट कहा जाता है। ऐसे लोग जो मुक्त व्यापार करते थे, किसी कंपनी के साथ नहीं रहते थे, उन व्यापारियों को फिजियोक्रेट कहा जाता है। हमने आपको अंग्रेजों में भी एक ऐसा शब्द बताया है, उनको दस्तंदाज दस्तंदाज कहा जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो दस्तंदाज और फिजियोक्रेट एक ही चीज होती हैं। अंग्रेज जो व्यापारी थे उनको दस्तंदाज, जबकि फ्रांसीसी व्यापारी थे उनको फिजियोक्रेट कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ से प्रश्न पूछे गए। तो इस तरह से ये टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। अपने अगले वीडियो में आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष को लेकर आएंगे, जिसमें कर्नाटक की युद्धों को हम पढ़ेंगे। तो चलिए, आज का हमारा ये टॉपिक यहीं पर कंप्लीट होता है। अपने अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।